Jai Hind everyone, my name is मिथिलेश साहू and I welcome you on our YouTube channel NCC Way। अगर आप NCC ABC सर्टिफिकेट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं लेकर आया हूँ NCC का जितने भी वन लाइनर्स क्वेश्चन आंसर होते हैं, जिनको 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है और फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव टाइप्स में पूछा जाता है, वो सारे क्वेश्चन कवर कराए हैं। और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कार्डिनल पॉइंट कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो दिशक कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए पूछा जाता है तो कैडेट्स लोग लिख लेते हैं, लेकिन कार्डिनल पॉइंट कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखिए बोलते हैं तो कार्डिनल पॉइंट को समझ ही नहीं पाते। तो कार्डिनल पॉइंट्स पूछता है तो आपको लिखना है, जो दिशा होती है उनका ही नाम लिखना रहता है। तो कार्डिनल पॉइंट 4 प्रकार के होते हैं, उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम, तो ये समझना आपको। उसके बाद अगला क्वेश्चन, उत्तर कितने प्रकार के होते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था उत्तर कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तर 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। तो पहला ग्रिड उत्तर, फिर दूसरा चुंबकीय उत्तर, फिर तीसरा वास्तविक उत्तर, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ग्रिड नॉर्थ, फिर मैग्नेटिक नॉर्थ, फिर ट्रू नॉर्थ। तो ये 3 प्रकार के उत्तर होते हैं, याद रखना है। उसके बाद मैप रीडिंग के दौरान कौन से सर्विस प्रोटेक्टर का प्रयोग किया जाता है। मैप रीडिंग के दौरान कौन से सर्विस प्रोटेक्टर का उपयोग किया जाता है। तो आयताकार सर्विस प्रोटेक्टर का उपयोग किया जाता है। मैप रीडिंग के दौरान आयताकार सर्विस प्रोटेक्टर का उपयोग किया जाता है। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सर्विस प्रोटेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सर्विस प्रोटेक्टर कितने प्रकार के होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सर्विस प्रोटेक्टर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, तीनों का नाम भी बताया था, हिंदी नाम भी और इंग्लिश नेम भी। तो आपको याद होना चाहिए, अगर याद नहीं होगा तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। और फिर अगला क्वेश्चन है, ग्रिड रेखाएं किसे कहते हैं। तो सर्वे मैप पर भूरे रंग की रेखाओं को ग्रिड रेखाएं कहते हैं। ग्रिड रेखाएं किसे कहते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको लिखना है एक लाइन में, सर्वे मैप पर भूरे रंग की रेखाओं को ग्रिड रेखाएं कहते हैं। उसके बाद है उत्तरी रेखाएं, नॉर्दिंग लाइन्स किसे कहते हैं। तो नक्शे पर रेखाएं जिनका क्रम दक्षिण से उत्तर की ओर हो, याद रखना दक्षिण से उत्तर की ओर हो, इसी में मिस्टेक करते हैं सभी कैडेट्स। नक्शे पर रेखाएं जिनका क्रम दक्षिण से उत्तर की ओर होता है उसे उत्तरी रेखाएं कहते हैं, याद रखना। नॉर्दिंग लाइन मतलब नक्शे पर रेखाएं जिनका क्रम दक्षिण से उत्तर की ओर हो उसे उत्तरी रेखाएं कहते हैं। गाइस, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेविगेशन पार्टी की बनावट बताओ। नेविगेशन पार्टी की बनावट बताओ, ये बी सर्टिफिकेट में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको लिखना है, पहला होता है गाइड, फिर उसके बाद होता है नेविगेटर, उसके बाद तीसरा होता है काउंटर। तो याद रखना, नेविगेशन पार्टी की बनावट बताओ पूछेंगे तो आपको लिखना है गाइड, नेविगेटर और काउंटर, ये 3 चीज़। उसके बाद अगला है, 6 फिगर GR में पहले कौन सी रेखाएं ली जाती है। 6 फिगर जब निकाला जाता है तो आपको याद होगा सबसे पहले स्ट्रिंग लाइन लिया जाता है, कैंप के दौरान जब पढ़े होगे तो याद होगा ये क्वेश्चन। तो 6 फिगर GR में सिक्स फिगर GR में सबसे पहले कौन सी रेखाएं ली जाती है, तो स्ट्रिंग लाइन, याद रखना। उसके बाद संचार प्रक्रिया किसे कहते हैं। संचार प्रक्रिया किसे कहते हैं, तो आंसर लिखना, बातों, विचारों और सूचनाओं को आपस में आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को संचार प्रक्रिया कहते हैं। ये 2 नंबर का सवाल है। बातों, विचारों और सूचनाओं को आपस में आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को संचार प्रक्रिया कहते हैं। उसके बाद है, संचार प्रक्रिया के मुख्य तत्व कौन से हैं। वेरी IMP क्वेश्चन, तो याद रखना संचार प्रक्रिया के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं पूछेंगे तो आपको लिखना है, कम्युनिकेशन सोर्स पहला होता है, उसके बाद दूसरा होता है मैसेज, फिर तीसरा होता है कम्युनिकेशन चैनल, उसके बाद होता है रिसीवर। 4 चीज़ें होती है, कम्युनिकेशन सोर्स, फिर होता है मैसेज, फिर होता है कम्युनिकेशन चैनल, फिर चौथा होता है रिसीवर। ये चारों चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद संचार की विधियाँ बताइए। तो संचार की विधियाँ बताइए। तो संचार की 2 विधियाँ होती है, संस्थागत और असंस्थागत, तो याद रखना 2 ही चीज़ है। उसके बाद पैदल सेना द्वारा इस्तेमाल होने वाले संचार के साधन बताइए। पैदल सेना द्वारा इस्तेमाल होने वाले संचार के साधन बताइए। तो इसमें 3 चीज़ें याद रखना है आपको। पहला होता है नेट रेडियो, फिर दूसरा होता है लाइन कम्युनिकेशन, उसके बाद तीसरा होता है रेडियो रिले। याद रखना, पैदल सेना द्वारा इस्तेमाल होने वाले संचार के साधन कौन कौन से हैं, तो नेट रेडियो पहला हो गया, फिर दूसरा हो गया लाइन कम्युनिकेशन, फिर तीसरा हो गया रेडियो रिले।
उसके बाद अगला ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग से क्वेश्चन आता है, तो ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग से जितने क्वेश्चन हैं आगे पढ़ेंगे। ऑब्स्टिकल कोर्स में कैडेट्स द्वारा कितनी बाधाओं को पार करनी होती है? तो आपको याद होगा 10 बाधाएं, तो 10 बाधा में कम से कम 5 नाम ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग से में जो बाधाएं होती है उसमें से 5 बाधाओं का नाम पूछा ही जाता है, तो आपको कम से कम 5 बाधाएं याद रखना है, और दिखता कैसे है ये भी याद रखना है, और उसका चित्र भी याद रखना है। और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग के बारे में तो चैनल पे बने रहिए, मैं पूरा टॉपिक लाऊंगा ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग का। तब ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग में कैडेट्स को 10 बाधाओं को पार करनी होती है, याद रखना। ऑब्स्टिकल कोर्स में कैडेट्स द्वारा कितनी बाधाओं को पार करनी होती है? तो ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग में कैडेट्स को 10 बाधाओं को पार करनी होती है, और कौन कौन से, तो उनका नाम भी यहीं देख लेते हैं। पहला होता है स्ट्रेट बैलेंस, उसके बाद होता है क्लियर जंप, उसके बाद होता है गेट वॉल, उसके बाद होता है जिग जैग, उसके बाद जिग जैग बैलेंस जिसको बोलते हैं, उसके बाद ऊंची दीवार, उसके बाद डबल स्ट्राइड जंप, उसके बाद राइट हैंड वॉल्ट, उसके बाद लेफ्ट हैंड वॉल्ट, उसके बाद 9वां होता है रैंप, उसके बाद 10वां होता है स्ट्रेट बैलेंस। तो ये याद रखना 10 बाधाओं का नाम। यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइपिंग है। तो ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग में कैडेट्स को 10 बाधाओं को पार करना होता है, याद रखना है। और कौन कौन से हैं तो ये नाम पूरा देख सकते हो आप। उसके बाद अगला क्वेश्चन, स्ट्रेट बैलेंस की ऊंचाई कितनी होती है? तो ये भी ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग का ही क्वेश्चन है। स्ट्रेट बैलेंस की ऊंचाई कितनी होती है? तो 1.5 फीट होती है। स्ट्रेट बैलेंस की ऊंचाई 1.5 फीट होती है। उसके बाद हाई वॉल की ऊंचाई कितनी होती है? ये भी ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग से क्वेश्चन है। तो हाई वॉल की ऊंचाई होती है 6 फीट, याद रखना। उसके बाद जिग जैग बैलेंस बाधा पर कैडेट्स को कितनी दूरी चलना होता है पूछेंगे, तो आपको याद रखना 30 फीट तक जिग जैग बैलेंस जिसमें होता है, जो होता है बाधा, उसमें कैडेट्स को 30 फीट कितनी दूरी तक चलना होता है, तो याद रखना 30 फीट तक चलना रहता है। उसके बाद किन्हीं 5 बाधाओं के नाम लिखें, तो आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है, क्योंकि अभी पढ़े हो 5 बाधाओं के नाम, ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग के दौरान सबसे पहली बाधा कौन सी है? स्ट्रेट बैलेंस, अभी पीछे पढ़े हैं, आपको ये भी याद होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्ट्रेट बैलेंस होता है जो ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग के दौरान सबसे पहली बाधा होती है। उसके बाद फायरिंग करने की कौन कौन सी पोजीशन है? तो फायरिंग करने की 4 पोजीशन है, आपको याद होना चाहिए। कौन किस किस स्थिति में करते हैं? तो लेट कर फायरिंग किया जाता है, और बैठ कर फायरिंग किया जाता है, फिर घुटने के बल, उसके बाद खड़े होकर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पहला लाइनिंग पोजीशन, लीन पोजीशन जिसको बोलते हैं, उसके बाद सीटिंग पोजीशन, उसके बाद नी पोजीशन, उसके बाद होता है स्टैंडिंग पोजीशन। तो ये याद रखना। उसके बाद CQB का पूरा नाम क्या होता है? तो क्लोज क्वार्टर बैटल होता है CQB, अर्थात क्लोज क्वार्टर बैटल क्वेश्चन होता है ये। आंसर फुल नेम जिसको बोलते हैं। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, भारत में कुल कितनी NCC डायरेक्टरेट हैं? भारत में कुल कितनी NCC डायरेक्टरेट हैं? तो आप NCC कैडेट्स हो तो आपको इनका आंसर पता होना चाहिए, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तब तक के लिए बने रहिए। ओके फ्रेंड्स, आज का वीडियो कंप्लीट है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।